एम्बेसडर जावेद साहब, आपसे हम आगाज़ करेंगे। जो बयान कल सदर ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है, उसके अल्फाज को हम डिबेट तो नहीं कर सकते टीवी की आदाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए, लेकिन आपकी नज़र में क्या इंडिकेट करती है ये उनकी स्टेटमेंट? क्या आप समझते हैं कि फ्रस्ट्रेशन अब इस कदर पहुंच चुकी है कि वो कोई भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं जिसकी वो धमकी दे रहे हैं? कल उसकी जो ज़बान है बहुत ही गलत किस्म की, उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और मेरा ख्याल में सफारती आदाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और किसी मुल्क के सदर को उस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। लेकिन उसके अलावा फिर उन्होंने खुल के एक ये भी दावा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बताने की कोशिश की है कि वो अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हालात ने सूरत इख्तियार ना की तो वो ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं और उनके और इम्पोर्टेंट ऐसे साइट्स हैं उनके ऊपर हमले करेंगे और उनको सख्त नुकसान पहुँचाएंगे, जो कि जंग वॉर क्राइम्स के तौर पे शुमार किए जा सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल अपना ज़ाती तो ये असेसमेंट है कि वो इस वक्त चूँकि उनकी पहले कोशिशें जो अपने मकासद हासिल करने के लिए बराबर साबित नहीं हुई, तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। वो उनकी जो लबो लहजा, उनकी जो इस ट्वीट का स्ट्रक्चर है, उससे नज़र आता है कि वो बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, और इस किस्म की धमकियाँ देने पे उतर आए हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की धमकियों से कोई ख़ास फ़ायदा होगा। अलबत्ता ये जो अभी आपने भी जिक्र किया है, जो लेटेस्ट एक इस्लामाबाद ने लगता है कि एक इनिशिएटिव लिया है, वो कारगर साबित हो सकता है, बशर्ते कि साफ ज़ाहिर है ईरान और अमेरिका दोनों उसको एक्सेप्ट कर लें। वो एक बड़ा मेरा एक अच्छी कंप्रोमाइज़ पोजीशन उसमें ली गई है। उसमें जो बुनियादी इंटरेस्ट हैं दोनों साइड्स के, उनको मद्देनज़र रखा गया और खित्ते की सूरत हाल को भी बेहतर बनाने की या बेहतर रखने की कोशिश उसमें की गई है। तो इस लिहाज से दुआ ये करनी चाहिए कि अगर ये खबर दुरुस्त है और वाकई इस्लामाबाद ने उस किस्म का इनिशिएटिव लिया है, तो दुआ ये करनी चाहिए कि ईरान और अमेरिका दोनों उसको एक्सेप्ट कर लें, छोटी मोटी वेरिएशन के साथ। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके अलावा और कोई और रास्ता इस वक्त खुला है। इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, जिसके साथ साथ आप हॉर्मज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलें और फिर 15-20 दिन दिए जाएं दोनों फ्रीकैन को कि वो किसी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या सेटलमेंट, पीस सेटलमेंट करें, जिसमें बेसिकली बार्गेन ये होगी कि ईरान एश्योरेंस ये देगा कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप करेंगे, और इन रिटर्न उनके ऊपर सारी सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए जाएंगी, उनकी जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो भी रिलीज़ हो जाएंगी। और फिर तीसरी चीज़ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को आइंदा मैनेज करने के लिए एक रीजनल कोई मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ये एक बिल्कुल मुनासिब किस्म की तजवीज़ लगती है। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका इसको एक्सेप्ट करता है और क्या ईरान इसको एक्सेप्ट करता है। इस पे जावेद साहब हम बात करेंगे मजीद, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से तो जो रॉयटर्स की खबर का हमने हवाला दिया उस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं की गई, लेकिन सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ ये बताते हैं कि इस पाकिस्तान की कोशिशों को मुकम्मल तौर पे चीन और रूस बैक कर रहे हैं। जो पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, बेशक मुख्तसर सीज़ फायर की बात हो। खालिद चिश्ती साहब, आपकी नज़र में ये 38 दिन की जंग है, उसके बाद अमरीकी सदर की जहनी कैफियत आपकी नज़र में क्या जाहिर कर रही है? अब जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बात कर रहे हैं, इसको सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ या सिविलियंस को निशाना बनाने की धमकी के तौर पे देखा जा रहा है। किस किस्म का रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत ईरान इस वक्त रखता है, जो कि बाकायदा तौर पे रिस्पॉन्ड कर रहा है पिछले 38 डेज से इस जंग में? बहुत शुक्रिया मिस अब्सा आपने बुलाया। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस के तहत ये कह सकता हूँ कि मैं जब एयरफोर्स में हम भर्ती होते हैं एज अ फाइटर पायलट, ट्रेनिंग होती है तो हमें इंटरनेशनल लॉ और एविएशन लॉ पढ़ाया जाता है, जेनेवा कन्वेंशन बताया जाता है। जेनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि आप सिविलियन आबादी, सिविलियन पॉपुलेशन, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी सिविक फैसिलिटी जो आम सिविलियंस के काम आती है उनको टारगेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ टारगेट कर सकते हैं वॉर फाइटिंग एफर्ट जनरेशन जो होती है। कोई मिलिट्री कंपाउंड्स होते हैं, कोई असला खाना होता है, कोई पेट्रोलियम की स्टोरेज होती है, एयर बेसिस होते हैं, कोई ट्रूप्स या एनिमी कंसंट्रेशन होती है, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। ये एथिकल नहीं है। हमारे तो मजहब में भी है। अब मैं मजहबी उस तरह तो नहीं हूँ कि स्कॉलर कोई, लेकिन देखिए, फतेह मक्का के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया था कि फतेह मक्का के वक्त फसलों को तबाह ना किया जाए, फलदार दरख्तों को तबाह ना किया जाए, औरतों बच्चों को कुछ ना कहा जाए, और जो लोग मुखालिफ हमारे
इबादत गाहों में जगह ले लें या पनाह ले लें तो उनको भी कुछ ना कहा जाए। हमारा तो ये कहा गया था, हम यही एग्जैक्ट फॉलो करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के तहत कह सकता हूं कि हमने जो 65-71 की जंग में कोई प्लान्ड इंटेंडेड सिविलियन कैजुअलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं टारगेट किया गया था, और वो भी एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो कमांडर इन चीफ कहता है और अपनी फोर्सेस को कहता है कि हम इनविंसिबल हैं, सबसे बड़ी फौज है हमारे, तो मिथ इतनी बड़ी है। लेकिन वो इस हद तक आ जाना, और खास तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज शायद हम बच्चों को बताना भी नहीं चाहेंगे जो अमेरिका का सदर इस्तेमाल कर रहा है, और वो भी एक पब्लिक फोरम के ऊपर, पब्लिक सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ये एलिमेंट ऑफ जिसको कहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट है अपनी फोर्सेस के अंदर, और वो उन्होंने सैक भी करने शुरू कर दिए अपने लीडर्स मिलिट्री के। लेकिन मिलिट्री लीडर्स की सैकिंग या रिमूवल उनको वक्ती तौर पर थोड़ी देर एक स्केपगोट बना के एक फेस सेविंग दे सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो अपनी भी उन्होंने खुद करनी है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब ये जो आप उनके क्लिप चला रही थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि हमारा तो लेना देना नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, ये चाइना और दूसरे मुल्क आकर अपना रेस्क्यू करवा लें, तो ये तो वो अंग्रेजी में कहते हैं आई ब्रोक इट यू ओन इट। ये तो बिल्कुल ऐसे ही कहा ना कि ये तो आपका है, अगर तो फिर अगर आपका लेना देना नहीं है तो आप आए क्या थे यहाँ पे लेने के लिए? आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ आपको नहीं पता था कि ईरान बंद करने की सलाहियत रखता है, या तो आप कैपेसिटी लेकर आते कि अगर उसने बंद किया तो हम खुलवाएंगे। और जाहिर है जो जिनके लिए बंद हो रही है, 90% जापान का वहां से ऑयल आता है, 70% इंडिया का आता है, उनका तो डायरेक्ट लेना देना इस जंग से कोई नहीं था, उन्होंने तो प्लान नहीं किया था जंग पर उसे थोपने की। तो आप इंगेज करते हैं, आके डिस्ट्रक्शन करते हैं, जब आप बेबस हो जाते हैं तो फिर आप वही कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि वी ब्रोक इट एंड यू ओन इट। ये एक इंटाइटल्ड बिहेवियर है जिसको आज पूरी दुनिया कॉल आउट कर रही है, और वजह बन रहे हैं सदर ट्रंप जो अपनी जो ख्यालात हैं उसका इस अंदाज में खुलकर सबके सामने भी रख रहे हैं। ये बातें शायद बंद कमरों में तो की जाती होंगी। हुसैन बाकरी साहब, सदर ट्रंप के इस बयान को ईरान में क़यादत कैसे देख रही है? और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए तो तंज और ट्रोलिंग के ज़रिए ही सदर ट्रंप को जवाब दिया जा रहा है जिस नौयत का गैर संजीदा उनका बयान है, या फिर इसको संजीदगी से देखा जा रहा है कि वो इस किस्म के जंगी जराइम कमिट करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट और पाकिस्तानी अवाम को तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। ये जो ट्रंप के ज़ुबान है, मेरा ख़्याल है इसके जवाब अमेरिकन अवाम को देना होगा। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने चूज़ किया है अपना मुंतखब नुमाइंदा, और वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो अपने कैंपेन्स में भी इस्तेमाल करते रहे ख़वातीन के ख़िलाफ़ बहुत सारे जगहों पे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, ईरान सोचता है कि एटम बम से ज़्यादा अमेरिका के लिए ट्रंप ही बर्बादी का बाइस बनेगा, इसलिए हम तो उसको एक एसेट डिक्लेयर करते हैं। वो जो कहें हमें पता है वो किस तरह की बिहेवियर का मालिक है और कैसा आगे लेके जाएगा, और किस तरह स्पीड के साथ ये जो कौम है, सुपर पावर जिसे कहते हैं, उसको वो एक बिल्कुल ख़तरनाक मोड़ पे लेके जा रहे हैं। लेकिन मेरा अपने ख्याल पे ट्रंप और इसराइल किसी फैसलाकुन बरतरी हासिल करने के लिए ईरान की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली घर और पुलों को निशाना बनाने की तरफ जा रहे हैं, और इसके आसार अभी से हमें नज़र आ रहा है। कल रात को इन्होंने जिस तरह तेहरान के ऊपर और साथ में साउथ ऑफ ईरान असलुये के ऊपर 2 पावर प्लांट्स और 2 पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर इन्होंने अटैक किए, मुझे तो ये बहुत क्लियर साइन नज़र आ रहा है कि वेडनेसडे 4:30 AM ईरानी टाइम के मुताबिक ये अपने कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मुमकिन है कि दीगर महाजों पर भी दबाव बढ़ाया जाए, हत्ता कि ज़मीनी सतह पर भी कोई कार्रवाई देखने को मिले। हकीकत ये है कि इस जंग का अंजाम अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन एक बात वाज़ेह है, अगर ईरान इस जंग से मजबूत होकर निकलता है तो वो खित्ते में अपनी पोजीशन को एक बड़ी ताकत के तौर पर मुस्तहकम कर सकता है। और अगर ऐसा ना भी हो तो ये ज़रूर याद रखा जाएगा कि एक कौम ने अपने अकीदे और सरजमीन के लिए आखिर तक डट कर मुकाबला किया, और यही दास्तान आने वाले नस्लों के लिए हौसला और कुर्बानी की मिसाल बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।